अब अगर पेपर को मॉडरेट लेवल का सेट करना है तो इसके लिए इजी क्वेश्चंस भी पेपर में डाले जाते हैं, थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो। ठीक है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, मतलब आप इसको हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना, 100 तक हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया, 100 तक हो गया। हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू क्लास 9 बाय अड्डा 24/7। और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट बहुत ही नज़दीक होंगे और फर्स्ट यूटी में ये चैप्टर आता ही आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर के मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दूं जिनकी एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के MIQs, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने या डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि आप चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ोगे। बेटा, चैप्टर के सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है वो भी ऑलरेडी चैनल पर मैंने डाल दिया है, वीडियो डाल दिया है चैनल पर। तो वो बच्चा जिसने वन शॉट देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है वो डायरेक्टली यही वाले लेक्चर को देख रहा है। बेटा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ना आप सबसे पहले चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है आप वो जा करके देख लो। मैंने ही पढ़ाया उसमें भी, ठीक है, आप वो जा करके देख लो ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए सारे के सारे। अगर टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे ना तो फिर आपके लिए चैप्टर के किसी भी सवाल को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले जाकर के देखना वन शॉट लेक्चर, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ भागे जा रहे हैं वो तो आपके पास है ही। एनीवेज, तो आज के लेक्चर का जो टारगेट है वो मैंने सेट कर दिया कि आज हमें करना क्या है। टारगेट मैंने आपको बता भी दिया, तो अब एक काम करते हैं अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आते साथ, मतलब सेशन की शुरुआत में ही देखो आ गया है एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, जल्दी से अपन इसको देखते हैं कि हमें करना क्या है। कन्वर्ट 300 केल्विन एंड 573 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर आपको दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं केल्विन में, इन्हें आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आप बोलोगे कि मैम अगर ये इतना ही ईजी क्वेश्चन है तो फिर ये पेपर में क्यों आएगा? अरे बेटा, पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि इजी क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स इजी क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट यूटी का पेपर हो, हाफ ईयरली का पेपर हो या फाइनल एग्जाम का पेपर हो। बेटा, पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल का ही आता है, ठीक है। अब अगर पेपर को मॉडरेट लेवल का सेट करना है तो इसके लिए इजी क्वेश्चंस भी पेपर में डाले जाते हैं। थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना, ताकि हर बच्चा उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, उसके अच्छे नंबर आ पाए। यही इंटेंशन होता है पेपर सेट करने वाले का। तो ये ज्ञान की बात मैंने आपको बता दी है। अब वापस से हम आ जाते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर कि केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान सा बेटा इसका तरीका होता है। देखो, जब भी आपको केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप इसके लिए क्या करोगे, जो भी आपके पास टेम्परेचर की जो आपको वैल्यू दी हुई है उसमें से आप 273 माइनस कर दो, ठीक है। जो भी आपको वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर की केल्विन में, उस वैल्यू में से आप 273 माइनस कर दो। तो जो भी आपका फिर आंसर आएगा ना वो बेटा एक्चुअली टेम्परेचर ही आएगा इन डिग्री सेल्सियस। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बोला, जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें से 273 माइनस कर दो। तो 300 में से हम क्या करेंगे बच्चों, 273 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। बस 27 ही तो आपका आंसर है, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है। ऑल राइट, बस इतनी सी बात थी, यही मैं आपसे करने के लिए बोल रही थी कि जो भी टेम्परेचर है केल्विन में उस वैल्यू में से 273 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट तो कर ही लिया है पार्ट, आ जाओ सेकेंड टेम्परेचर को भी हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर ही देते हैं। तो अब आपको
573, ओके 573 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। क्या करोगे, वैल्यू लिखो, उसमें से माइनस कर दो 273, तो 3 3 गया 0, 7 7 गया 0, 5 में से 2 गया बचा 3, तो ये आपका आंसर आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे नहीं होनी चाहिए, बोला तो इजी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द कंक्लूजन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट आर, ओके। अब ये जो सवाल है बेटा, ये है एक्टिविटी बेस्ड। आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में ये एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी दी हुई है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की। ठीक है, जो भी हो नंबर, लेकिन बेटा ये एक्टिविटी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अभी के अभी अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो और इसके ऊपर जो है ना स्टार मार्क कर दो। मैंने तो 2 ही स्टार लगाए हैं, तुम्हें जितने लगाने हैं तुम लगा लो, क्योंकि ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। कई बार जो है टीचर क्या करते हैं, इस एक्टिविटी के ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में डाल देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ोगे। चैप्टर तो बेटा आपको अच्छे से पढ़ना ही है, टॉपिक सारे आपको पढ़ने ही है। टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया ना बेटा, तो उस टॉपिक से चाहे जिस भी लेवल का सवाल आ जाए वो आपसे बन जाएगा। तो जो 1 शॉट रिवीजन लेक्चर मैंने डाला हुआ है इस चैप्टर का चैनल पर, उस लेक्चर में बेटा इस एक्टिविटी को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जाकर के वो लेक्चर देख लो, फिर तो ये तो आपके पास है ही वीडियो। ठीक है, मतलब वो भी रहेगा, ये भी रहेगा उसको देखने के बाद ये देख लेना। एनीवेज चलो यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक्टिविटी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर जो सवाल है अपन वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सुनो। सबसे पहले हमने लिया है बीकर। चलो अपन इस बीकर का नाम रख देते हैं बीकर ए। बीकर ए में हमने 100 ml पानी लिया है, देख सकते हो आप। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ क्रिस्टल्स डाल रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की। बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो बड़े सुंदर से दिखते हैं, सब पर्पल पिंकिश कलर होता है। ठीक है, और जब ये क्रिस्टल्स पानी में जाते हैं तो पानी का रंग भी क्या हो जाता है, मतलब वो बेसिकली मिक्सचर बन गया। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स को जब आप पानी में डालोगे तो वो क्या होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन बन जाएगा, वो पूरा मिक्सचर बन जाएगा, है ना। तो उस मिक्सचर का भी क्या होता है बेटा, कलर अच्छा सा पर्पल हो जाता है। तो बीकर ए में 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी लिया, और उसमें हमने क्या करें, 2-3 ज़्यादा नहीं 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के। और बेटा ध्यान रखना, मैं क्रिस्टल्स बोल रही हूँ, मैं क्रिस्टल्स बोल रही हूँ, पार्टिकल्स नहीं बोल रही हूँ कि तुम सोचोगे कि मैम बस 2 से 3 पार्टिकल्स डाले, नहीं, क्रिस्टल्स डाले हैं मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट के। कितने, 2-3। क्रिस्टल्स तो कम है, 2 ही 3 लिए हैं, लेकिन इन क्रिस्टल्स में जो पार्टिकल्स होंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो बहुत सारे होंगे। ठीक है, वो बहुत सारे होंगे। आप बोलोगे कि मैम ये आपने क्या करा, अरे ये मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स में जो पार्टिकल्स है ना वही बनाए हैं। एक्चुअली पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं बेटा, वो दिखते नहीं है नेकेड आई से, वो तो तुम्हें समझाने के लिए बना दिया है। ठीक है, तो पार्टिकल्स तो बहुत सारे, क्रिस्टल्स अपन ने 2-3 ही लिए हैं। ओके, डाला पानी में तो वो मिक्सचर बन गया, सोल्यूशन बन गया, और पानी का रंग भी क्या हो गया, मस्त पर्पल हो गया। ठीक है, अब हमने दूसरा बीकर लिया, से बीकर बी, दूसरा बीकर लिया बीकर बी, और इसमें हमने क्या करा है बेटा, 90 ml पानी डाला है, 90 ml पानी लिया है। ठीक है, लेकिन टोटल वॉल्यूम अभी बीकर बी में भी हम 100 ही करने वाले हैं। आप बोलोगे मैम कैसे, टोटल वॉल्यूम 100 कैसे होगी, 100 ml कैसे होगी, 90 ml ही तो आपने लिया है पानी। अरे मैं बता दूं ना, 90 ml तो आपने पानी ले लिया। अब आप पता है क्या करोगे, जो बीकर ए है इसमें जो आपने पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सोल्यूशन जो मिक्सचर बनाया था, उसका आप 10 ml लोगे और 10 ml इस 90 ml पानी में ऐड कर दोगे। बीकर ए में जो मिक्सचर बना ना, उसका आप 10 ml लोगे और 90 ml पानी जो कि आपने बीकर बी में ले रखा था उसमें आप ऐड कर दोगे। तो टोटल वॉल्यूम 100 ml होगी कि नहीं होगी, कि 90 ml पानी और 10 ml बीकर ए का सोल्यूशन। तो टोटल 90 + 10 कितना हो गया, 100 ml हो गया कि नहीं हो गया। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 100 ml हो गई। बस ये करना था। अच्छा, ये काम करके हमने नोटिस क्या किया, हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि भैया जो बीकर बी का जो पानी है वो भी पर्पल कलर का निकला। अब ये समझ में नहीं आया हमें, भाई बीकर ए का जो पानी है वो पर्पल कलर का इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले थे।
हम खुद ही बोल रहे हैं कि इन क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, पर्पल होता है। तो जब ये पानी में जाएंगे तो पानी का रंग भी क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। लेकिन बीकर बी का पानी पर्पल क्यों हुआ, शेड थोड़ा सा हल्का हो गया लेकिन पर्पल तो कलर अभी भी मिला, क्यों? तो आप बोलोगे कि अरे मैम पोटेशियम पर मैग्नेट के माना कि क्रिस्टल्स आपने कहां डाले थे, बीकर ए के पानी में डाले थे और 2-3 ही डाले थे क्रिस्टल्स, लेकिन उन क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स तो बहुत सारे थे और उसी का आपने क्या करा, मात्र 10 ml सोल्यूशन लेकर के बीकर बी में डाल दिया 90 ml पानी में। तो थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स तो पोटेशियम पर मैग्नेट के बहुत सारे थे बीकर ए के पानी में, उन्हीं पार्टिकल्स में से थोड़े बहुत पार्टिकल्स कहाँ आ गए, बीकर बी के पानी में भी आ गए, तो उनका भी कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे, बीकर सी, उसमें भी हम वही काम करेंगे, 90 ml पानी लेंगे और इस बार बीकर बी का जो पानी है उसका 10 ml लेकर के बीकर सी के 90 ml पानी में डाल देंगे। बीकर सी अलग लेना है बेटा, उसमें भी आपको 90 ml पानी लेना है और इस बार क्या करेंगे, बीकर बी में जो पानी है उसका 10 ml लेके डाल देंगे बीकर सी में, यानी कि टोटल वॉल्यूम बीकर सी में भी कितनी होनी है बेटा, 100 ml ही होनी है। अब हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि भाई साहब इसका कलर भी क्या हो गया, पानी का, बीकर सी के पानी का पर्पल हो गया, शेड हल्का होता जा रहा है, डार्क पर्पल से लाइट पर्पल होता जा रहा है, लेकिन पर्पल कलर अभी भी परसिस्ट कर रहा है, क्यों? तो आपने बोला कि मैम पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स जो हमने बीकर ए के पानी में डाले थे, वही क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं वो अपना कमाल दिखा रहे हैं। वो पार्टिकल्स बीकर बी में भी आ गए, बीकर सी में भी आ गए, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हर बीकर में आते जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर में पिछले वाले बीकर का ही तो 10 ml ले रहे हैं ना, तो 10 ml जो अपन सोल्यूशन या मिक्सचर लेते जा रहे हैं उसमें क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट के थोड़े बहुत पार्टिकल्स हैं, वो नेक्स्ट बीकर में आते जा रहे हैं और नेक्स्ट बीकर का भी जो कलर है वो पर्पल होता जा रहा है। सिमिलरली हमने एक और बीकर ले लिया डी, उसमें भी 90 ml पानी डाला। अब इस बार अपन ने क्या करा, सी बीकर का जो सोल्यूशन था उसका 10 ml लेकर के डी में डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम डी में भी कितनी होगी, 100 ml होगी, लेकिन कलर अभी भी कैसा है, पर्पल ही है, हल्का पड़ता जा रहा है लेकिन अभी भी पर्पल है, क्यों? इससे क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि भैया जो हमने मात्र 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, उसमें पार्टिकल्स बहुत सारे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, यानी कि ये जो 2 से 3 क्रिस्टल्स है ना बेटा, ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं। एंड ऑन ईच डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन ही तो अपन करते जा रहे हैं, हर डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स अपने आप को तोड़ते भी जा रहे हैं। ये भाई सीधी सी बात है ना, तभी तो बीकर ए का पानी पर्पल हो गया, क्योंकि उसमें हमने क्रिस्टल्स डाले थे। लेकिन बीकर बी का पानी पर्पल क्यों हुआ, क्योंकि बीकर ए के पानी में जो पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स आए, उन्हीं में से कुछ पार्टिकल्स बीकर बी में भी आ गए, यहां पर जाकर के उनने अपने आप को तोड़ना शुरू कर दिया, तो बीकर बी का पानी में कैसा हो गया, पर्पल हो गया। बीकर सी का भी पानी इसीलिए पर्पल हुआ, क्यों? क्योंकि बीकर बी में जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, उन्हीं में से कुछ पार्टिकल्स बीकर सी में भी आ गए, उनने अपने आप को और तोड़ दिया, तो उसका भी पानी कैसा हो गया, पर्पल हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि पोटेशियम पर मैग्नेट या कोई भी आपके पास मेटल हो, वो बना होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का, और ये पार्टिकल्स अपने आप को क्या करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं ऑन ईच डाइल्यूशन। ये एक्टिविटी बस यही समझाती है हमें। द कंक्लूजन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। ये बात तो सच है कि मैटर के पार्टिकल्स स्टेशनरी नहीं होते, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, राइट? पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, सही बात है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती है। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, ये भी बिल्कुल सही है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स ऑन ईच डाइल्यूशन। तो यार सभी सही है, तो मतलब ऑप्शन डी मार्क करते हैं, सारे स्टेटमेंट सही है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 सब्सटेंसेस दैट शो सब्लिमेशन। 3 ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जो सब्लिमेशन शो करते हो, तो अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स। ये आपके लिए नया है, लेकिन कैम्फर तो आप सबने देखा होगा, मिस्टर कपूर, पूजा पाठ में बेटा जो कपूर इस्तेमाल होता है उसको अपन अंग्रेजी में कैम्फर ही बोलते हैं। खुली हवा में व्हाइट कलर के वो क्रिस्टल्स आते हैं, उसके खुली हवा में रखोगे, कुछ दिन बाद अपने आप उड़ जाएंगे डायरेक्टली। मतलब सब्लिमेशन का मतलब ही क्या है कि सब्सटेंस जो है अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड स्टेट में आए।
नेथ्रीन बॉल्स जो कपड़ों के बीच में डलती हैं गोली गोली सी, ठीक है, वो भी ऐसी होती है कि कुछ दिनों बाद गायब हो जाएंगी, सब्लाइम हो जाएंगी बेटा, वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है बेटा, ये वो देखो लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, छुपी हुई। ठीक है, तो ये वो छुपी हुई हीट होती है जो किसी भी सब्सटेंस को अपन देते हैं, 1 किलो ऑफ किसी भी सब्सटेंस को हम देते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच करके, ताकि वो सब्सटेंस क्या हो, फाइनली वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट एनर्जी होती है जो कि हम 1 किलो सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर के देते हैं, ताकि वो सब्सटेंस क्या हो, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर दे। जैसे कि मान लो कि आपके पास जो पानी है वो अभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया। ठीक है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, मतलब आप इसको हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना, 100 तक हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया, 100 तक हो गया। तो 100 टेम्परेचर आने तक जो आपने हीट दी थी, ये बेटा हीट क्या कर रही थी, पानी के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी। बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो पानी था, उस पानी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, हीट को अब्सॉर्ब करते जाते हैं। हीट को अब्सॉर्ब करने से क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, तो हम बोलते हैं कि देखो टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद अब जो हम हीट देते हैं, उस हीट से, ठीक है, उस हीट से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच करके, जब पानी मतलब पहुंच जाता है इतने टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पे आने के बाद जो हम हीट देते हैं, वो हीट छुप के काम करती है। आप बोलोगे मैम छुप के क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने 20 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने तक जो हीट दी थी, वो छुप के काम नहीं कर रही थी, वो एकदम खुल्लम खुल्ला काम कर रही थी, क्योंकि हमें लिटरली टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा था पानी का, कि पानी जो है 20 से 30 डिग्री का हुआ, फिर 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन अब इतने टेम्परेचर पर जो हीट हम दे रहे हैं वो छुप के काम कर रही है, तभी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ही होता है छुपा हुआ या छुप के काम करना, लाइक दैट। तो ये छुपी हुई हीट को हम छुपी हुई हीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये छुप के काम कर रही है। क्या काम कर रही है, पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक तो बढ़ गई, अब उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ये हीट क्या कर रही है, ओवरकम कर रही है, उन फोर्सेस को ये तोड़ रही है। इससे होगा क्या भाई, अगर लिक्विड पानी को लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है, वेपर्स में कन्वर्ट होना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से कमजोर हो जाए। बस जहां ये दोनों चीजें हुई, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से यहां पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, और इस टेम्परेचर पे आकर के जो हीट हम दे रहे हैं वो क्या करेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर कर देगी। बस जहां ये दोनों चीजें हुई साथ में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी की वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो 1 किलो पानी या कोई भी 1 किलो आपके पास लिक्विड है, उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे आकर के कोई भी सब्सटेंस बॉयल होने लगना शुरू कर देता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे आकर के पानी वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 किलो पानी को जो हम छुपी हुई हीट देंगे, वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, so latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। ये नहीं कि यहां से यहां तक जो हीट दी है वो पूरी लेटेंट हीट है, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच करके, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच करके हम जो हीट दे रहे हैं 1 किलो सब्सटेंस को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाई जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, फ्यूजन मतलब क्या बेटा, मेल्टिंग। ठीक है, तो 1 किलो किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हम जो हीट एनर्जी देते हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। जैसे कि बर्फ है, मान लो कि बर्फ को आपने भी फ्रीजर से बाहर निकाला, तो उसका टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। अब आपने इसको हीट करना शुरू करा तो टेम्परेचर बढ़ता गया, -5 से कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहां से यहां तक आपने बर्फ के पार्टिकल्स को जो हीट दी, उस हीट ने क्या करा, बेसिकली बर्फ के पार्टिकल्स ने उस हीट को अब्सॉर्ब किया, जिससे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और इसीलिए टेम्परेचर में चेंज होता हुआ भी हमें दिखा, टेम्परेचर यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ मिला। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, बेसिकली पानी का बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे आकर के उससे सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू कर दे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर के अब जो हमने हीट दी, उस हीट से टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों? इनफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी थी बर्फ के पार्टिकल्स की। जब टेम्परेचर -5 से 0 हुआ ना, तो क्यों हुआ? क्योंकि जो हीट दे रहे थे उससे बर्फ के पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इतने टेम्परेचर पे आने के बाद अब जो हीट दे रहे हैं वो सिर्फ क्या करेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर करेगी। जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस कमजोर हुए, बस बर्फ जो है वो पानी में पिघलना शुरू कर देगी। तो 1 किलो किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जो हम हीट एनर्जी देते हैं वो कहलाई जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, व्हेन 45 grams of sugar is dissolved in 100 ml of water, there is no increase in volume. Which characteristic of matter is represented by this observation? 100 ml पानी है बेटा, ठीक है, मान लो ये 100 ml पानी, ये मैंने क्या बनाया, 100 ml पानी के पार्टिकल्स बनाए हैं। इसमें आपने 45 grams ऑफ शुगर घोल दी। ये लो, ये ग्रीन कलर के क्या है, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं। लेकिन तभी जो लेवल था पानी का वो उतना ही रहा, वो बढ़ा नहीं। इसके पीछे क्या रीजन है भाई? इसके पीछे देखो ना, रीजन मैंने बना तो दिया कि जो मैंने शुगर के पार्टिकल्स बनाए हैं वो कहाँ आकर के बैठ गए बेटा, पानी के पार्टिकल्स के बीच पे जो स्पेसेस थी उन स्पेसेस में आकर के बढ़ गए शुगर के पार्टिकल्स। तो इसलिए जो लेवल है बेटा पानी का मिक्सचर का वो बढ़ा ही नहीं। तो इससे क्या प्रॉपर्टी समझ में आती है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस है। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस विच अकर्स व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डेटॉल इज एडेड टू वाटर। जब डेटॉल को या इंक को आप पानी में डालोगे तो क्या होगा भाई? ये अपन ने पढ़ा है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने पानी लिया, तो ये क्या है, पानी के पार्टिकल्स ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसी में आपने क्या करा है, डेटॉल डाल दिया है, ठीक है, तो ये आ गए डेटॉल के पार्टिकल्स। ये डेटॉल के पार्टिकल्स भी क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। तो जैसे ही डेटॉल के पार्टिकल्स आएंगे कहाँ, पानी में, पानी के पार्टिकल्स खुद क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मूव करते करते क्या होगा, वो डेटॉल के पार्टिकल्स को धक्का मारते जाएंगे, डेटॉल के पार्टिकल्स भी मोशन में आ जाएंगे। तो पानी के पार्टिकल्स मोशन में, डेटॉल के पार्टिकल्स मोशन में, मूव करते 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 क्या होगा, अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। और जब दो मैटर के पार्टिकल्स खुद से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, इंटरमिक्सिंग मैटर के या इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। की दो मैटर के पार्टिकल्स खुद ब खुद क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोजर। गर्म खाने की खुशबू आप तक दूर से पहुंच जाती है, दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना है उसकी खुशबू के लिए आपको उसके पास जाकर के उसको सूंघना पड़ता है। ऐसा क्यों? देखो, किसी भी चीज की जो बेटा स्मेल होती है ना, उस स्मेल में उस चीज के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि खाना है, खाने की स्मेल में क्या होंगे, खाने के पार्टिकल्स होंगे। जब खाना गर्म होता है तो गर्म खाने की जो स्मेल होती है, स्मेल में क्या होंगे, उस खाने के पार्टिकल्स होंगे। अब क्योंकि खाना ही गर्म है तो उसकी स्मेल में जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो भी गर्म होंगे, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो ये खाना रखा हुआ है, ये हॉट है, ठीक है, इसकी स्मेल है, ये खाना है, ठीक है, ये इसकी स्मेल है, ठीक है, स्मेल में क्या है, इसके पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स, क्योंकि खाना गर्म है ना बेटा, खाना गर्म है मतलब खाने का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसकी जो पार्टिकल्स है उनका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी स्मेल में जो पार्टिकल्स आएंगे ना, उनकी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब वो तेजी के साथ क्या करेंगे, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां मूव कर रहे होंगे। अब ये पार्टिकल्स कहाँ आ गए, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, ये आ गए एयर में। एयर के पार्टिकल्स तो खुद ही बेटा मस्त मूव करते रहते हैं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। तो जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले फूड के पार्टिकल्स आ जाएंगे हवा में, तो हवा के साथ तेजी से मिक्स होकर के क्या होगा, ये दूर तक पहुंच जाएंगे हम तक।
तो हमें गर्म खाने की खुशबू दूर से आ जाएगी। लेकिन जो खाना ठंडा होता है, जो खाना ठंडा होता है, खाना ठंडा है, उसका टेम्परेचर कम है, तो ऐसे खाने की स्मेल में जो पार्टिकल्स होंगे ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। भाई अगर तुम स्पीड में दौड़ोगे तो जल्दी से यहां से वहां पहुंच जाओगे, और अगर तुम बिल्कुल कछुआ चौल दौड़ोगे, कछुआ की तरह दौड़ोगे, तो बेटा 1 साल लग जाएगा यहाँ से वहां पहुंचने में। तो यहाँ पर भी वो है कि जो कोल्ड फूड है उसका टेम्परेचर कम है, तो इसके जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। अब क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही सुस्त है, धीरे 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 मूव कर रहे हैं, तो ये बहुत ही स्लोली मिक्स होंगे एयर के साथ, एयर के पार्टिकल्स के साथ, और बहुत ही धीरे 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 मूव करके हम तक पहुंचेंगे। इतने में तो हम खुद ही क्या करेंगे, आकर के इसको पास से सूंघ लेंगे ना कि कैसी खुशबू आ रही है, खत्म। A diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does the observation show? स्विमिंग करते टाइम अपन क्या करते हैं, हाथ से पानी को ऐसे काटते हैं ना, क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं। सो दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ऑल्सो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं पानी में, हेंस डाइवर क्या कर सकता है, अपने हाथ से पानी को काट सकता है। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी देख लो, द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड पोजेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज इन एयर रैपिडली, वेयर एज पार्टिकल्स जो होते हैं ठंडे खाने के, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो वो धीरे धीरे करके क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, और कई मतलब इतने में ये तो हम ही जाकर के क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, व्हाई? गैस बेटा प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है जिस कंटेनर में रखा गया उसकी दीवारों पर? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं। पार्टिकल्स एकदम खुले होते हैं, उनका जहां मन करता है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो मोशन करते करते क्या होता है, कंटेनर की दीवार के साथ वो भिड़ जाते हैं, और जहां भिड़ते हैं कोलाइड करते हैं, प्रेशर लग जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गैस का प्रेशर बोलते हैं। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, व्हाई? वही वाली बात है ना कि गैस के पार्टिकल्स तो एकदम फ्री है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट लग रहे हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, पार्टिकल्स की ज्यादा है, तो पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी चले जाते हैं, तो जितने भी बड़े कंटेनर में रख दो, पूरे कंटेनर में क्या होगा, उसकी वॉल्यूम में फैल जाएंगे, तो कंटेनर को वो फिल कर देंगे कंप्लीटली। So gas have high kinetic energy and weak intermolecular attractive forces, and the particles are in continuous random motion. These particles collide with each other as well as with the walls of the container, और इसलिए क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं बेटा गैस के पार्टिकल्स के बीच में, 10 पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो हर डायरेक्शन में जाते हैं और कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट या मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? ये गर्मियों के मौसम में जो मटके में पानी रखा जाता है वो ठंडा क्यों जाता है? देखो इवेपोरेशन की बेटा प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन में आपको पता ही क्या होता है कि सरफेस पर जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड के सरफेस पर इकट्ठा हो जाते हैं वो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फिर क्या होता है, अपने बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को वो ओवरकम कर लेते हैं, और जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हुए वो पार्टिकल्स जो है डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, यानी कि लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आया ही नहीं है लेकिन फिर भी वेपर्स में कन्वर्ट होने लग गया, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जैसे मटका है, मटके में क्या है, पानी है, ठीक है, मटके में क्या है, ये पानी है, ये पूरा पानी है, ये मटका और ये मटके में पानी, ठीक है। अब मटका बेटा उसकी जो दीवारें होती है ना उसमें छेद होते हैं, मटके की दीवारों में ऐसे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, बेसिकली पोर्स बोल लो आप, ठीक है, ऐसे। तो वो वाले पानी के पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, वो पानी के पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप ये समझ लो कि मटके में पानी है, पानी में बहुत सारे मतलब उसके पार्टिकल्स हैं, और इतने सारे जो पार्टिकल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, अलग अलग है। जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं ऑलरेडी उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा चल रही होती है, तो वो अपने बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। जहां ये दोनों चीजें हुई वो इन मटके की दीवारों में प्रेजेंट होल्स का फायदा उठा करके वेपर्स में कन्वर्ट होकर के बेसिकली बाहर निकल जाते हैं, मतलब इवेपोरेशन हो जाता है, मटके की अंदर जो पानी है ना उस पानी का इवेपोरेशन हो जाता है। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पानी के जो पार्टिकल्स हैं मटके में
वो अपने बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर करके, तोड़ करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो वेपर्स हैं वो मटके की दीवार में जो होल्स प्रेजेंट है उनसे बाहर निकल जाती हैं। अब जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं बेटा पानी के मटके के अंदर, उन पार्टिकल्स की अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वो तो कम हो जाएगी ना भाई। जो हाई काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 बच्चे ऐसे जो बहुत उधम मचाते हैं, बहुत नोटी हैं, ना खुद पढ़ेंगे ना किसी और को पढ़ने देंगे। अगर वो 10 के 10 बच्चे निकल गए तो आपकी क्लास अपने आप शांत हो जाएगी। यहाँ पर भी वही हुआ कि पानी के वो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो तो निकल गए, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के निकल गए। अब जो पार्टिकल्स बचे उनकी जब हमने निकाली एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो वो तो कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब क्या है भैया, कि टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलो डिफाइन इवेपोरेशन, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। ठीक है, तो इवेपोरेशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि एक लिक्विड बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आए जब अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इवेपोरेशन। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके ऊपर इवेपोरेशन का रेट डिपेंडेंट होता है, जैसे कि सरफेस एरिया। एक लिक्विड को आप ग्लास में ले लो और वही एक लिक्विड को सेम वॉल्यूम आप उसकी ले लो कहाँ, एक प्लेट में, तो प्लेट का जो लिक्विड है वो जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू ग्लास में लिया हुआ लिक्विड। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लेट में देखोगे तो प्लेट में क्या होगा, लिक्विड अच्छे से फैल सकेगा, मतलब लिक्विड का आप बोल सकते हो कि ज्यादा सरफेस एरिया क्या होगा, एयर में एक्सपोज रहेगा। ठीक है, देखो ना यहां पर देखो, ग्लास में जो आपने लिक्विड लिया उसका कम सरफेस एरिया एयर में एक्सपोज्ड है, प्लेट में जो आपने पानी लिया लिक्विड लिया वो अच्छे से फैल गया तो उसका ज्यादा सरफेस एरिया एयर में एक्सपोज्ड है, तो फटाफट यहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। यहाँ पर इवेपोरेशन होने में टाइम लगेगा, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो ज्यादा होगा। इसीलिए अपन नहीं चाय को सॉसर में डाल के पीते हैं, प्लेट सॉसर फैली होती है उसमें चाय मस्त फैल जाती है, तो जल्दी जल्दी जो वेपर्स हैं वो मतलब इवेपोरेट हो जाएंगी, तो जो चाय वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर बेटा अगर आपने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। विंड स्पीड, अगर हवा अच्छी चल रही होगी, जैसे कि गर्मी बरसात के मौसम में कपड़े बाहर नहीं सूखते हैं, लेकिन वही कपड़े अगर मम्मी घर के अंदर पंखे में डाल के सुखाएंगी तो सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूम में क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो जैसे कि मान लो कि आपका कपड़ा है, ठीक है, ये गीला है, ये कपड़ा है और ये गीला है, तो इसमें जो पानी होगा ये बेसिकली क्या होगा, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सराउंडिंग एयर में मिक्स होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मान लो जैसे कि ये है, ये आपके रूम की हवा का एक पोर्शन है, ठीक है ना, ये क्या है, आपकी रूम की हवा का एक छोटा सा एयर का पोर्शन है। तो कपड़े में जो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और कहाँ आ गया, वो आ गया हवा के इस पोर्शन में। ठीक है, अब क्या हुआ, मम्मी ने पंखा ऑन कर दिया तो हवा चली मतलब क्या, एयर का जो ये पोर्शन है ये आगे बढ़ गया, इसकी जगह पे आ गया एक नया पोर्शन जिसमें कि अभी वेपर्स कम है, तो क्या होगा, कपड़े के जो अंदर पानी है वो पानी वेपर्स में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा इस वाले पोर्शन में। हवा तो चली रही है तो फिर ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हवा का नेक्स्ट पोर्शन जिसमें अगेन कपड़े का पानी वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के चला जाएगा। यानी कि कपड़े का जो पानी है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है और वो हवा में जाके मिक्स होता जा रहा है। हवा भी चल रही है तो क्या हो रही है, हवा अपने अंदर पानी को, वेपर्स को एकोमोडेट कर पा रही है, तो कपड़े का पानी कम होता जाएगा, कपड़ा सूखता जाएगा। तो विंड स्पीड अच्छी है तो इवेपोरेशन का रेट जल्दी हो जाएगा, ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, देखो ऑलरेडी जो अपनी सराउंडिंग एयर है बेटा, इसमें वाटर वेपर्स होती हैं। बारिश के मौसम में स्पेशली क्या होता है कि जब सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वाटर वेपर्स हो जाती हैं, तो सराउंडिंग एयर बोलेगी कि भैया ऑलरेडी हमारे पास काफी ज्यादा वाटर वेपर्स हैं, अब हम जो दूसरा लिक्विड है कपड़े में या जो भी आपके पास प्लेट वगैरह है, उस लिक्विड की ज्यादा वेपर्स को हम अपने अंदर एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स का कॉन्टेंट ज्यादा है। अगर वाटर वेपर्स का कंटेंट हवा में ही ज्यादा होगा बेटा, तो जो भी आपके पास लिक्विड है उसकी वेपर्स वो ज्यादा रख ही नहीं पाएगा कि भैया ऑलरेडी ज्यादा है और जगह नहीं है हमारे पास। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है। कैसा लगा वीडियो
क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अनदर चैप्टर के। तब तक के लिए बाय बाय, और शेयर लाइक करना भूलना नहीं।